घर से हमें एजुकेशन क्या मिलती है जब हम छोटे होते हैं। मतलब मैं अगर बात करूं 6 महीने का हूं, मैं 1 साल भर का हूं, तो मेरी मदर कभी भी मोमोज नहीं खिलाएगी मुझे। हाँ, मीठे से दूर रखेगी मुझे। बिल्कुल सर। मेरी मदर, सिर्फ मेरी मदर का ही दूध मेरे लिए सफिशिएंट होगा, वही मुझे सारे पोषक तत्व देगा। जो उसने अपनी दिनचर्या को अब तक जिया है। बीमारियां भी ना कई तरीके की होती हैं। एक जेनेटिक बीमारी होती है, एक हमारी हम खुद से बीमारी को अपने शरीर के अंदर डालते हैं, वो हमारी दिनचर्या से शुरू होती है। स्कूल में स्टार्टिंग से ही सबको ये बताया जाए, कोई ना कोई ऐसा टीचर अपॉइंट किया जाए जो डॉक्टर हो, और खास तौर से आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, है ना, जो जमीनी तौर से जमीन से जुड़ा हो, प्रकृति से जुड़ा हो और सही ज्ञान दे लोगों को। तो अब मैं चाहूंगा कि ऐसे डॉक्टर को हर स्कूल में हायर होना चाहिए और अपॉइंट करना चाहिए, और वहां से हमारी शिक्षा स्टार्ट होनी चाहिए हेल्थ के लिए, जिससे कि हमें नए हॉस्पिटल ना खोलना पड़े और हॉस्पिटलों का मुंह ना देखना पड़े। भोजन आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? गर्म पानी से। वो भी आपका एक भोजन है। तभी कहा जाता है पानी को भी चबा चबा के पीना है। पानी को पानी की तरह नहीं पीना, पानी को खाने की तरह पीना है। भोजन को तसल्ली से खाना है। आप ऐसे समझ लो, वो कहते हैं ना, अन्नम परम ब्रह्मा, मतलब अन्न ईश्वर के समान है। तो जैसे हम ईश्वर की उपासना करते हैं ना बैठ के तसल्ली से, वैसे ही भोजन को हमने तसल्ली से बैठ के खाना है। कौशल जी, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, हमने सुना है कि उनको किडनी की समस्या है, तो वो कितने समय से समस्या है, और हमने सुना है कि मॉडर्न पैथी से वो उपचार भी करवाते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही। जो मॉडर्न पैथी की हम बात कर रहे हैं, एक बार आयुर्वेद में जरूर आए, और वो भी जानते हैं ये चीज कि आयुर्वेद ही हमारी प्राचीन पद्धति है, और इस आयुर्वेद पद्धति से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। कुछ दिन पहले ही मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें वो लक्ष्मण जी की बात कर रहे थे। जब वो मूर्छित पड़े थे तो कैसे संजीवनी बूटी के द्वारा वो ठीक हुए। जब हनुमान जी महाराज को जाना पड़ा संजीवनी बूटी लेने के लिए, सुषेण वैद्य को बुलाया, हर सही तू खाड़ के लाए। हनुमान जी ऐसे तो चलने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो संजीवनी बूटी ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आयुर्वेद से तो ऑटोमेटिकली हम जुड़ गए। मैं आयुर्वेद के लिए ही प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि और बढ़ावा दे और आयुर्वेद को आगे बढ़ाए। आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का इतना गंभीर ज्ञान है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के नजरिए से इस दिशा में पहले ठोस कंक्लूसिव वर्क नहीं। नमस्कार, मैं आशुतोष खटाना स्वागत करता हूं आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ को 2 बार बचाने की। पहला, बीमार होने से, और दूसरा, अगर आपको बीमारी हो चुकी है तो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौशल सारस्वत जी, जो पिछले 11 वर्षों से शुद्धि आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिए और देखिए, वो आज भी आपकी मदद कर रहे हैं। नमस्कार कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने का। नमस्कार आशुतोष जी, ओम आरोग्यमस्तु। और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बातें अपनी लोगों तक पहुंचा पाऊं और लोगों को बता पाऊं कि वाकई में हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। और आपका जो पहला सवाल था कि हम 2 चीज़ों से बचाने वाले हैं जी। पहला आपने कहा कि बीमार हो चुके हैं उससे बचाने वाले हैं, दूसरा आपने कहा बीमार होने वाले हैं तो उससे बचाने वाले हैं जी। आज हम दोनों पे डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को लेके मेरी बातें उन लोगों तक पहुंच जाएं जो बीमार हो चुके हैं, जो आज बिस्तर में पड़े हैं, और जो बीमार होने वाले हैं मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा इन्वायरमेंट है, उन सब से वो धीरे धीरे उस बीमारी या बहुत सी बीमारियों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बीमार हो चुके हैं, तो बीमार हो चुके हैं मतलब ये समझ लीजिए आप, ये तो एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अभिशाप जो भी बीमार है, कैसे सर? अभिशाप ऐसे कि बीमार होने वाला व्यक्ति उन सारे दुखों से गुजर रहा होता है जो बाकी के दुख के बाद आते हैं। मतलब एक तो बिस्तर पे पड़ा होता है, तो बिस्तर पे पड़ा है तो लोगों का सहारा लेना पड़ता है उसको। अगर उसको कुछ चाहिए भी, पानी भी चाहिए, तो दूसरों का सहारा ले रहा है ना। एक इस तरीके का बीमार होता है। दूसरा, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं अभिशाप है उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके परिवार के लोग, उसके जानने वाले लोग, उसके आसपास के लोग उसको इस नजर से देखते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे ये तो इसके कर्मों का फल मिल रहा है। बिल्कुल सर। जबकि एक्चुअल कर्मों का फल नहीं है, जो उसने अपनी दिनचर्या को अब तक जिया है। बीमारियां भी ना कई तरीके की होती हैं। एक जेनेटिक बीमारी होती है, एक हमारी
हम खुद से बीमारी को अपने शरीर के अंदर डालते डालते हैं। हैं। वो हमारी दिनचर्या से शुरू होती है। तो वो दिनचर्या जो उसने अपनाई थी उसकी वजह से आज वो बिस्तर पे है, ना कि वो कर्मों के आधार पे अपने बिस्तर पे है। मतलब कोई ऐसी, क्योंकि आज से अगर हम हजारों साल पहले की बात करें, 5000 साल पहले का हमारा सनातन है, उस टाइम की बात करें तो कोई बीमारी नहीं होता था, बीमारी का कोई नाम ही नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम तो ऋषि मुनि होते थे और अपने बाग बगीचे और इनसे फल फ्रूट्स खाते थे। अनाज नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तो कोई बीमारी नहीं पड़ता था। आज जो मोमोज है वो पहले थोड़ी ना होता था। आज मोमोज है, पहले एप्पल होता था, पहले आपका और बहुत सारे फ्रूट्स होते थे, पत्तियां होती थी, है ना, तो ये चीजें होती थी। तो आज जो व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है वो अभिशाप ही है। वो अभिशाप इस तरीके से भी है कि उसको घुट घुट के जीना पड़ रहा है। मतलब अब वो इलाज भी कराना है अपनी बीमारी का, तो इंजेक्शन लगवा रहा है, वो कड़वी कड़वी दवाइयां खा रहा है। तो सोचो उस अवस्था में उसको कैसे गुजरना पड़ रहा होगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई बीमार हो चुका है तो उसके लिए सच में वो अभिशाप है, मतलब एक तरीके का श्राप ही है उसके लिए। आप ही है। तो सर इसलिए जो पिछले जन्म वाला हम कहते नहीं, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि पिछले जन्म में उसने कर्म खराब किए होंगे, इसलिए अभिशाप आप जो बता रहे हैं, तो इस मिसकंसेप्शन को कैसे दूर किया जाए? देखो, जब हमारा कोई भी जन्म होता है ना, पिछले जन्म में हमने कर्म खराब किए हुए, पहले तो ईश्वर हमें उसी जन्म में अपने कर्मों को सुधारने का मौका देता है। कहता है कि आपने अगर कोई बुरा कर्म किया है तो आप दो तरीके के कर्म होते हैं, एक तो जानबूझ के बुरा कर्म करते हैं, True, sir. और एक वो होता है जो अनजाने में हो जाता है। तो जिसने भी अनजाने में बुरा कर्म किया है उसको ईश्वर वहीं पे माफ करने की आपको एक मौका देता है उसी जन्म में। अगर आपने जानबूझ के कोई कर्म किया बुरा, तो ईश्वर आपको अगले जन्म में भुगतने का मौका देता है। तो अगर आप अगले जन्म में जाते हो तो जो जान के भी कि ये गलत काम है, वही काम आपने किया है, तो ईश्वर आपको अगले जन्म में 110% आपको भुगताएगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा दंड उसका जो पिछले जन्म में नहीं मिला है। ओके सर। सर बीमार होने में या बीमारी को ठीक करने में भोजन का क्या रोल है? इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जी। जैसे आपने स्टार्टिंग की थी, तो स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, आपने कहा बीमार हो चुके हैं या बीमार होने वाले हैं। जी। तो जो बीमार होने वाले हैं ना, वो मैं मानता हूं अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है? जी सर वो कैसे? अपॉर्चुनिटी ऐसे है, बीमार होने वाले हैं मतलब आपको कुछ गलत होने वाला है आपके साथ, उसका पता पहले से लग रहा है और आप जानते हुए भी उसको ठीक नहीं कर रहे, तो फिर आपकी गलती है। तो आपके लिए तो कुदरत एक अपॉर्चुनिटी दे रही है ना, पहले ही सतर्क कर रही है, सतर्क कर रही है ना, आपको आगाह कर रही है ना, बता रही है ना प्रकृति कि आपके शरीर के अंदर ये बीमारी आने वाली है। और कर कैसे रही है? आपके ही ऑर्गन से आपको सिम्टम का रियलाइज करा के। हाँ जी। मतलब जब कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है तो हमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और सिम्टम्स को जानते हुए भी हम उन बीमारियों पे काम नहीं करते, उनके कारणों को नहीं समझते। तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब आपके शरीर में सिम्टम्स आना शुरू हुए और धीरे धीरे करके वो बीमारी एक दिन भयंकर बीमारी बन जाएगी, तो जब भयंकर बीमारी बन जाएगी तो सबसे पहले वो आपके मन में प्रवेश करेगी कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। उसके बाद वो आपके तन में प्रवेश करेगी कि मुझे बीमारी होगी, मुझे बीमारी होगी, मुझे बीमारी होगी। उसके बाद वो आपके परिवार में प्रवेश करेगी कि हाँ, अरे ये तो बीमार पड़ा, ये तो बीमार, परिवार के सब लोग कहेंगे ये तो बीमार हो गया, और लेके भागते फिरेंगे आपको। मतलब उसको कहते हैं जिंदा लाश। जिंदा लाश सर, जिंदा लाश बोलते हैं उसको। एक तो मरने के बाद लाश को ले जाते हैं, उसका तो क्रियाकर्म करके चले आते हैं वापस, जिंदा लाश को लेके भटक रहे होते हैं। कहते हैं बोझ बन गया, बोझ बन गया हमारे ऊपर, है ना। और फिर उसके बाद वही बीमारी आपके धन में भी प्रवेश करेगी, मतलब आपको दीमक की तरह खोखला करेगी, मतलब आपको अंदर से निचोड़ देगी, आपको सबसे ज्यादा गरीब बना देगी बीमारी। बीमारी ही मैं कहना चाहूंगा कि बीमारी ही एक ऐसा अभिशाप है जो आपको गरीब बना देता है। मतलब आपको कहीं का नहीं छोड़ता, आपका मकान बिकवा दे, आपकी नौकरी छुड़वा दे, आपका सोना बिकवा दे, आपको लोगों से उधार दिलवा दे, ठीक है, लोगों के आगे भीख मांगने को मजबूर कर दे। ये बीमारी ही सबसे बड़ा कारण है। और जो आज कहते हैं लोग कि भाई हमारा देश गरीब होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और फिर साइड बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स खुलवाने चाहिए, नए हॉस्पिटल्स का निर्माण होना चाहिए, क्लिनिक्स खुलने चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है सरकार से ऐसी डिमांड करना कि नए हॉस्पिटल्स खुलना चाहिए। सरकार से डिमांड ये करना चाहिए कि लोगों को सिखाना चाहिए कि बीमारी ना पड़े, हॉस्पिटल की जरूरत ही ना पड़े। जो हॉस्पिटल पे खोलना खर्चा करना चाहते हैं वो शिक्षा पे करें ना, एजुकेशन पे करें।
है ना, उस पे करें ना हम। सर राइट एजुकेशन फिर कैसे दी जाएगी? राइट एजुकेशन देने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बच्चा 3 साल से, देखो पहली एजुकेशन तो हमें घर से ही मिलती है जी, है ना। जी। घर से हमें एजुकेशन क्या मिलती है? जब हम छोटे होते हैं, मतलब मैं अगर बात करूं 6 महीने का हूं, मैं 1 साल भर का हूं, तो मेरी मदर कभी भी मोमोज नहीं खिलाएगी मुझे, हाँ, मीठे से दूर रखेगी मुझे। बिल्कुल सर। मेरी मदर, सिर्फ मेरी मदर का ही दूध मेरे लिए सफिशियंट होगा, वही मुझे सारे पोषक तत्व देगा, सारे मिनरल्स देगा, सारे घटक देगा, सारी विटामिन देगा, तो मुझे कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीख तो हम वहीं से रहे, है ना, कि हम कोई भी गलत चीजें नहीं खा रहे। तो शिक्षा जो हमारी शुरू होती है वो हमारी, जब आज के दौर में जो कहा जाता है NCKG, ये क्लास कहा जाता है, पहले फर्स्ट से ही स्टार्ट होता था। जी जी। तो शिक्षा हमें वहीं से मिलना शुरू हो जाना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितने समय खाना है, कैसे खाना है। सिर्फ ये नहीं सिखाना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे खाना है ये भी सिखाना है, और कितने समय खाना है ये भी सिखाना है। तो शिक्षा हमारी वहीं से स्टार्ट होती है। और मैं तो कहूंगा जो सरकार है, सरकार अभी है और आने वाली सरकार भी, भविष्य में कभी भी कोई भी सरकार हो, यही सरकार हो, हम तो यही चाहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा कर रही है अभी। तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए हर स्कूल में स्टार्टिंग से ही सबको ये बताया जाए, कोई ना कोई ऐसा टीचर अपॉइंट किया जाए जो डॉक्टर हो, और खास तौर से आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, है ना, जो जमीनी तौर से जमीन से जुड़ा हो, प्रकृति से जुड़ा हो, और सही ज्ञान दे लोगों को। तो अब मैं चाहूंगा कि ऐसे डॉक्टर को हर स्कूल में हायर होना चाहिए और अपॉइंट करना चाहिए, और वहां से हमारी शिक्षा स्टार्ट होनी चाहिए हेल्थ के लिए, जिससे कि हमें नए हॉस्पिटल ना खोलना पड़े और हॉस्पिटलों का मुंह ना देखना पड़े। मैं तो कह रहा हूं डॉक्टरों का भी मुंह ना देखना पड़े, सिर्फ उस डॉक्टर के अलावा जो डॉक्टर आपको स्कूल में सिखाने आ रहा है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात बोली कौशल जी। मैं तो सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ इस बात पे आप ध्यान रखिए। बीमार हो जाने में और बीमारी को ठीक करने में हमें राइट भोजन क्या इस्तेमाल करना चाहिए? आशुतोष जी, सबसे पहले तो हमें भोजन को समझना पड़ेगा। जी। भोजन सिर्फ खाना नहीं है जी। भोजन हमारा शरीर का एक एक अंग है। एक एक अंग है? एक एक अंग है। वो कैसे मतलब कौशल जी? वो ऐसे कि भोजन के बिना हमारा शरीर का विकास ही नहीं होता। जी। और शरीर का विकास तब होता है जब हमारे सेल्स अच्छे बनते हैं। जी। और सेल्स अच्छे तब बनते हैं जब हम अच्छा भोजन खाते हैं। जी। तो भोजन से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ ना। जी जी जी। तो हमारे शरीर के निर्माण में सबसे बड़ा रोल है भोजन का। और हमें ईश्वर की इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि भोजन ईश्वर ने जो बनाया, ईश्वर ने हर एक किसी के जो भी लोग हैं, जो भी प्राणी हैं, हर एक किसी के लिए भोजन ना अलग अलग तरीके से बनाया है। जी। हर एक किसी के लिए एक व्यवस्था बनाई है जी। कि अगर जंगल का शेर है तो ये भोजन खाएगा, अगर मनुष्य है तो ये भोजन खाएगा, अगर पक्षी है तो ये भोजन खाएगा। सिस्टम सेट तो कर एक सिस्टम सेट किया हुआ उन्होंने, एक व्यवस्था बनाई हुई है। जी। अक्सर क्या होता है, लोग जो प्राणी हैं वो उस व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं। तो जब व्यवस्था के खिलाफ जाएंगे, हम नियम के खिलाफ जाएंगे, हम रूल के खिलाफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर अनगिनत बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। अब हम इन अनगिनत बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पहले भोजन को समझ लें। जी। भोजन क्या होना चाहिए? हम सबका भोजन होना चाहिए हमारा सही और सात्विक। सात्विक से मतलब मैं वैसे नहीं जाना चाह रहा जो अक्सर आपने देखा है कि कोई कथावाचक कहते हैं या फिर बाबा कहते हैं या ऋषि मुनि कहते हैं। सात्विक से मतलब है कि ऐसा भोजन जो आपको तृप्ति दे। तृप्ति मतलब आपको अंदर से फील कराए कि मैंने खाया है और मुझे उसको खाने के बाद मजा हुआ, मतलब मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर को ये लगेगा। खाने के बाद ऐसा एहसास ना हो कि मुझे गैस बन रही है, 5 मिनट में मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, या फिर मुझे कोई गैस की दवाई खानी पड़ रही है, चूरन खाना पड़ रहा है, ऐसा एहसास, डकारें लेनी पड़ रही है मुझे खट्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भोजन को हमें सही तरीके से अपने जीवन में उतारना है। अब सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी। सही तरीका ये है कि सबसे पहले भोजन को हम समझे कि हमारे लिए भोजन, सकारात्मक भोजन कौन सा है, नकारात्मक भोजन कौन सा है, राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग। सकारात्मक वो भोजन सारा है जो इजीली तरीके से आपको डाइजेस्ट हो जाए। जी। आपको जिसको भोजन को यहां थाली से उठाने से और मुंह तक ले जाने तक आपको कोई कष्टी ना हो। विद एग्जांपल बता दीजिए कौशल जी। हाँ, जैसे हम क्या करते हैं, अक्सर भोजन को पहले लेते हैं, फिर कढ़ाई में पहले तो काटते हैं भोजन को, जी, है ना। काटने के बाद हम उसको कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में डालने के बाद हम उसमें
तेल भी डाला होता है, मसाले डालते हैं, फिर उनको पकाते हैं, पकाने के बाद फिर खाते हैं। तो जो भोजन नेचुरल था उसकी नेचुरलिटी तो सारी खत्म कर दी हमने पकाने के बाद उसमें क्या कर दिया, उसके फ्लेवर को ही चेंज कर दिया, उसकी विटामिन्स को, कुछ विटामिन्स खत्म हो जाती है, कुछ रह जाती है। तो जो हमारे शरीर को चाहिए थे नेचुरल, वो तो मिल नहीं पा रहे, हमने तो उसको डाइवर्ट कर दिया ना, चेंज कर दिया। तो हमें चेंज नहीं करना। अगर हम भोजन को सही तरीके से खाना चाहते हैं तो उसके सही रूप में खाएं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे या जो पहले के लोग होते थे, वो लोग, और आज भी जो लोग हेल्दी हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, वो हमेशा आपने देखा होगा उबला हुआ भोजन खाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कभी जी। भी वो उस पर नमक डाल के नहीं खाते, वो बचना चाहते हैं उससे। आप देखो, अगर कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि भाई दूध पीना चाहिए हमें, एक तरीके से वो नेचुरल है दूध। जो लोग, वैसे तो कहा जाता है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए, किसी का भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, सफिशिएंट है, तो हमें वो दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों की धारणा है ऐसी कि दूध पीने से हमारा विकास होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। तो दूध अगर कोई पीता है और उसको लगता है रात को वो दूध पी रहा है, तो दूध में चीनी डाल के पीते हैं लोग आजकल। तो ये भी गलत है तरीका। पहले तो दूध ही पी रहे हैं हम, उसके बाद हम चीनी डाल के पी रहे हैं उसमें। तो हमने क्या किया, अपनी बॉडी में और ज्यादा ऐसे कंटेंट्स डालने की कोशिश की जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो आपने जो भोजन खाना है, वो भोजन कोशिश ये करनी है 90% भोजन आपका बिना पका हुआ हो। ठीक है, बिना पका हुआ भोजन, और ऐसा जो पॉजिटिव भोजन हो, जैसे हरी पत्तियां हैं, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। आप सीजनल फ्रूट्स खाओ, आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है ना। और फिर भी आपको अन्न खाने की जरूरत है। तो अन्न हमारा गेहूं क्यों, अन्न हमारा चावल क्यों, अन्न हमारे मिलेट हो सकते हैं ना। मिलेट्स में जैसे बाजरा हो सकता है हमारा, ज्वार हो सकता है, कंगनी हो सकती है हमारी, बाजरा हो सकता है हमारा, छोटी कंगनी हो सकती है हमारी। हम उनको खाए ना, पहले के लोग वही खाते थे। मुझे आज भी याद है, मैं भी एक गांव से ही जुड़ा हुआ हूं, मुझे आज भी याद है कि गांव में पहले गेहूं का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। हम देखते थे जहां जहां सीजन बदलता था, वहां वहां हमारे जो खाने के अन्न होता था वो बदल जाता था। कभी हमारे बाजरा आ रहा है, कभी मक्की आ रही है, कभी हमारे पास जौ आ रहे हैं, कभी हमारे पास कंगनी आ रही है, कभी छोटी कंगनी आ रही है। अन्न का तो ना के बराबर इस्तेमाल होता था, बहुत कम, है ना। तो हमें पॉजिटिव अन्न को धारण करना है, नेगेटिव अन्न को धारण नहीं करना, अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो। दूसरा, भोजन को खाने का सही तरीका। वैसे तो देखो, लोग शुरू हो जाते हैं सुबह से ही, जैसे सुबह हुई, ब्रश किया उन्होंने, और उसके बाद अपने भोजन पे, रोटियों पे और सब्जी पे लग गए। मेरा मानना है कि पहले आप बॉडी में जो इंटैक्ट करना चाहते हैं, पहले जो बॉडी को देना चाहते हैं, वो सबसे पहले उठ के, भोजन आपका स्टार्ट होता है कहां से, गर्म पानी से। वो भी आपका एक भोजन है। तभी कहा जाता है पानी को भी चबा चबा के पीना है। पानी को पानी की तरह नहीं पीना, पानी को खाने की तरह पीना है। मतलब जैसे खाना चबा के खाते हैं हम, वैसे ही हमने पानी को चबा चबा के पीना है। तो भोजन तो वहीं से स्टार्ट होता है, पानी में सारे मिनरल्स तत्व होते हैं हमारे। उसके बाद हमें सीजनल फ्रूट्स लेना है। सीजनल फ्रूट्स में अभी जैसे आप अगर बात करें, हम एप्पल चल रहा है, आप ले सकते हो, अंगूर चल रहे हैं, वो ले सकते हो आप, आपके ऑरेंज चल रहे हैं, वो ले सकते हो आप, है ना, किन्नो चल रहे हैं, वो ले सकते हो आप। तो इनको आपने सही मात्रा में लेना है। अब सही मात्रा क्या हो सकती है? सही मात्रा है आपका शरीर, आपकी हाइट, आपका वजन। सपोज करो आपका वजन है, मान लो आपका वजन कितना है? मेरा 76 केजी। तो 76 केजी को अगर मैं मल्टीपल कर लूं कितने से, 10 ग्राम से, तो लगभग कितना हो जाएगा? 760 ग्राम। तो मुझे ये जो 4-5 मैंने अभी फ्रूट्स बताए थे ना, इन सबको थोड़ा थोड़ा काट के 760 ग्राम आपने थाली में रखे और आराम से तसल्ली से बैठ के भोजन को तसल्ली से खाना है। आप ऐसे समझ लो, वो कहते हैं ना, अन्नम परम ब्रह्मा, मतलब अन्न ईश्वर के समान है। तो जैसे हम ईश्वर की उपासना करते हैं ना बैठ के तसल्ली से, वैसे ही भोजन को हमने तसल्ली से बैठ के खाना है। और मैं सबको कहना चाहूंगा, अगर आप भोजन को सही तरीके से अपने शरीर में लेना चाहते हैं, तो भोजन को कोशिश करो कि चेयर छोड़ दो, पटली पे बैठ के खाओ, जमीन पे बैठ के खाओ। जब हम पटली या जमीन पे बैठ के खाते हैं, तो हमारे जो भोजन हमारे शरीर में जाना चाहिए, उसमें कुछ हिस्सा बच जाता है। मतलब
पूर्णतः हमें ऐसा लगता है हमारा पेट भर गया है, तो कुछ हिस्सा बचा रहता है। अगर हम चेयर पे बैठ के खाते हैं तो हम ज्यादा भोजन खा लेते हैं। ये कोई भी, मैं सबको कहना चाहूंगा, आप ये ना एक बार चेक करके देख लेना। आप जब चेयर पे बैठ के खाओगे तो आप ज्यादा भोजन खा लोगे, जब आप पटली पे या जमीन पे बैठ के खाओगे तो आप कम भोजन खाओगे, है ना। तो हमें एक तो भोजन को सही रूप में खाना है। भोजन खाते समय हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करने के लिए बोलते हैं कि हमारे सबके शरीर के अंदर एक होती है अग्नि, जिसको बोलते हैं जठर अग्नि। वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम करती है। एक तो हम खाना खा रहे हैं गरम गरम, तो हमारे शरीर के अंदर जाता है, कुछ ठंडे खाता है, कुछ गर्म खाते हैं। दूसरा जठर अग्नि का काम होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने का, पचाने का। वो धीरे धीरे करके उसको पिघलाती है। जब खाना पिघलता है तब वो रसों में जाता है, तो अलग अलग रस बनते हैं उसके। फिर वही रस हमारे शरीर के सेल्स का निर्माण करते हैं। वही रस हमारे शरीर में अस्थि, मेद, मज्जा, रस ये सब बनाते हैं। मतलब रक्त भी बनाते हैं, वो हड्डियां भी बनाते हैं हमारे शरीर में, और सारे पूरे शरीर का विकास वो करते हैं। तो हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अगर आपको लगता है कि खाना खाते समय खाना आपके गले में अटक रहा है, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी गुनगुना करके रख लेना है अपने पास। अगर आपका खाना अटक रहा हो तो गिलास उठाना है, हल्का सा घूंट लेना है, सिर्फ पानी जो खाना है वो क्रॉस हो जाए तो वो घूंट पी के आपने वापस से उस पानी को रख देना है, पानी नहीं पीना है। कौशल जी, मुझे ना ये जानना कि जो नई जनरेशन, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे राइट भोजन लेने के लिए? क्योंकि वो तो सर मोमोज वाली, पिज्ज़ा वाली जनरेशन हो गई। आशुतोष जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। हम भी नई जनरेशन में ही आते हैं जी जी। तो बहुत अच्छी बात है आपकी जो आपने बोली है, और यही बात समझने की ज़रूरत है लोगों को। सबसे पहले तो हम सब लोग, नई जनरेशन के जितने भी लोग हैं, सब जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है जी। और उसके बाद अगर हम सर्वशक्तिमान किसी को मानते हैं तो नई जनरेशन को मानते हैं, मतलब युवाओं को मानते हैं जी। क्योंकि वही निर्धारण करता है देश का भविष्य, सब कुछ वही निर्धारण बिल्कुल करता जी, है। बिल्कुल जी। तो स्वास्थ्य को भी उसी ने डिसाइड करना पड़ेगा जी। तो अगर एक युवा सर्वशक्तिमान है तो उसी को डिसाइड करना पड़ेगा ना क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है, उसने डिसाइड किया ना, GOD गॉड, जी का मतलब जनरेट करने वाला, O का मतलब ऑपरेट करने वाला, D को मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला। तो ईश्वर ने ही बनाया ना ये तीनों चीजें जी। तो आप भी सर्वशक्तिमान हो ना, आप भगवान से कम मत मानो अपने आप को। आप बस अपने शरीर का सही निर्माण कर लो। सही निर्माण करने के लिए आपको समझना जरूरी है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ समझना कैसे है। आपने समझना ऐसे है कि जब भी आप किसी खाने को खाएं, आप उस खाने में वो ढूंढें जो आपको शरीर को मिलने वाला है। अब आप उस खाने से बसा ढूंढना चाहते हैं, बसा का मतलब फैट, फैट का मतलब चर्बी जी। आप अपने शरीर को चर्बी देना चाहते हैं, अगर आपको पहलवान बनना है तो चर्बी दे दें आप अपने शरीर को। बॉडी बिल्डर बनना है तो आप चर्बी दे दें अपने शरीर को। अगर आप अपने शरीर को फैट नहीं देना चाहते, चर्बी नहीं देना चाहते, तो आप उसमें ढूंढे उसमें विटामिन कितनी है, उसमें मिनरल्स कितने हैं, उसमें घटक कितने हैं, उसमें खनिज लवण कितने हैं, वो आपको क्या क्या मिलेंगे, वो आपके शरीर के कौन से हिस्से को विकास करेंगे, वो आपने ढूंढना है उसमें। और जिस दिन आपने जिस खाने को खाने से पहले ये ढूंढ लिया कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, तो फिर आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और आप हमेशा हेल्दी ही खाना खाएंगे। आप कभी भी जंक फूड नहीं खाएंगे, कभी भी ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो आपके लिए नहीं बना, कभी भी नहीं खाएंगे आप। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप सर्वशक्तिमान होंगे। सर्वशक्तिमान होने से मतलब ये नहीं है कि आप भगवान बन जाएंगे, भगवान की तरह भगवान तो कोई नहीं बन सकता है ना। सर्वशक्तिमान होने से मतलब है कि आपकी सोच सकारात्मक होगी, आप सही निर्णय ले पाओगे, आप हमेशा यंग रहोगे, आप हमेशा एक्टिव रहोगे। आप कभी भी आप अपनी 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की आयु में भी आप अपने आप को कभी भी बुजुर्ग महसूस नहीं करोगे। मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है तो आपका मन ठीक है, आप हमेशा ठीक है। और जब आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका मन ठीक है, तो आपका परिवार ठीक है, और आपका परिवार ठीक है तो आपका मोहल्ला ठीक है, मोहल्ला ठीक है तो आपका टाउन ठीक है, टाउन ठीक है तो आपका डिस्ट्रिक्ट ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो आपका राज्य ठीक है, और फिर देश ठीक है, देश ठीक है तो विश्व ठीक है। तो मैं सब युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप सब जब भी खाना खाते हो, खाना खाने से पहले आपने अपने भोजन को ये देखना है कि उससे आपको मिलने वाला क्या है। अगर आपको सही चीजें मिल रही हैं तो उस भोजन को खाना, सही नहीं मिल रही है तो मत खाना। जैसे मोमोज मत खाना, ये मैं आपको थोपाथापी नहीं कर रहा कि नहीं खाना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। आप देखना मोमोज से मिलने वाला क्या है आपको। आपको नॉनवेज, अक्सर बात होती है नहीं खाना, आप देखो उससे मिलने वाला क्या है।
जो मिलता है वो एक ही, हर एक कोई ना जब भी नॉनवेज की बात करता है एक ही चीज पे बात करता है, वो क्या बोलता है, प्रोटीन मिलेगी। भैया उसी से प्रोटीन क्यों? हाँ, कई चीजें प्रोटीन के लिए तो बहुत सारी चीजें बनी है ना, दालें इतनी है, खाओ ना प्रोटीन उनसे, लो। नॉनवेज से ही क्यों? और नॉनवेज तो एक्चुअल में आपको बना ही नहीं, आपने तो सीखा है वो खाना। किससे सीखा? आपने देख लिया। पहले मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं आपको, अदर देन नहीं लेना है, जी समझना है सिर्फ इस बात को। जी और इस बात से ही समझ के आपने अपने आप को समझना है। जी पहले जंगलों में शेर होते थे। अगर मैं बहुत पुराने, बहुत सालों पहले की बात करूं, जब आदि मानव की लोग बात करते थे, तो पहले जंगलों में शेर होते थे, जानवर होते थे, मेरे कहने का मतलब है। जानवरों में हाथी होता था, हाथी तो नॉनवेज खाता नहीं था, है ना। वो कभी भी, आप मेरे हिसाब से हिरन कभी नॉनवेज नहीं खाता था, है ना। कभी भी और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन शेर नॉनवेज खाता था। अब शेर को ही जंगल का राजा बोला जाता था, शेर को ही बोला जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है जंगल में, है ना। तो लोग क्या करते थे उस टाइम के, उन्होंने शेर को वो नॉनवेज खाते हुए देखा, जानवरों को खाते देखा। अब ये ईश्वर की व्यवस्था थी कि शेर को नॉनवेज ही खाना है, इंसान को नॉनवेज नहीं खाना। तो शेर तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से खा रहा है ना। उसने खाया नॉनवेज, खाने के बाद वो तो शेर है, तो लोगों ने देखा अरे यार ये नॉनवेज खा रहा है, ये तो शेर है, इतना ऑलरेडी इतना तगड़ा है, तो मैं भी इस नॉनवेज को खाऊंगा तो मैं भी तगड़ा हो जाऊंगा। तो उन्होंने क्या काम किया, उस नॉनवेज को उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। अब उनको आग जलाना तो पहले सीख ही गए थे, शेर कच्चा खा रहा था, उन्होंने सोचा भून के खा लेते हैं, बस उसकी तासीर को बदल दिया। और उससे जब लोगों ने थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि मिलता क्या है इससे, शेर को क्या मिलता है, तो वो प्रोटीन ही निकल के आया। तो प्रोटीन तो आपको दालों से भी मिलता है, फल से भी मिलता है, सब्जियों से भी मिलता है, पत्तों से भी मिलता है। और आप, हाथी सबसे बड़ा जानवर है, वो पत्तियों से ही लेता है, इनसे ही लेता है। घोड़ा को कब देखा है आपने खाते हुए? कहा जाता है बहुत तेज दौड़ता है वो, तो है ना, उसका रूप ही एक ऐसा होता है, मतलब लगता है कि हाँ भी शक्तिशाली है वो। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि लोगों को बचना चाहिए उन चीजों से जो चीज उसके शरीर के लिए नहीं बनी है, जो ईश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है, जिनसे उनके शरीर के लिए कुछ नहीं मिल रहा, जिनसे शरीर का कोई विकास नहीं होना, शरीर के अंगों का कोई विकास नहीं होना। सबको, और युवाओं को खासतौर से, भोजन करते समय ये देखना है कि जो मैं खा रहा हूं उससे मुझे क्या क्या मिलने वाला है। बस मेरा ये मैसेज है युवाओं के लिए। कौशल जी, कितने रोग होते हैं मुख्यतः, कितने रोग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? आशुतोष जी, वैसे तो रोग बहुत प्रकार के होते हैं, और सबसे बड़ा रोग तो वो है जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हो ना, वही आपके लिए सबसे बड़ा रोग है ना। और अगर मैं बात करूं तो रोगों में सबसे पहले जो रोग आता है वो पाचन तंत्र का रोग आता है, क्योंकि अगर जो भी हम खाते हैं वो हमारे लिए डाइजेस्ट ही नहीं होता, वो पचता ही नहीं है, उसका रूप बदल के हमारे शरीर के विकास के लिए नहीं कन्वर्ट होता, तो वो सबसे बड़ा रोग है पाचन तंत्र का रोग। दूसरा, अगर मैं रोग की बात करूं तो संक्रामक का रोग है। संक्रामक रोग मतलब आप जानते हो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो शरीर में ग्रस्त कर रहे होते हैं और उसके बाद संक्रामक हो जाते हैं। और मैं अगर बात करूं तो श्वसन तंत्र का रोग होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है जिन लोगों को। मतलब हम आज की डेट में अगर बात करें तो हमें लेनी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हम ले क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर से हम गंदा धुआं ले रहे हैं, गंदी हवा ले रहे हैं, जबकि हमारा शरीर, ईश्वर ने हमें नाक के अंदर दो जो छेद दिए ना, वो इसलिए दिए थे कि हम सही ऑक्सीजन को ले, सही सांस को ले और सही सांस को ही इस्तेमाल करें, बाहर निकालें। वो किसी और के इस्तेमाल में आती। जैसे पेड़ पौधों को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। तो श्वसन तंत्र हो गया हमारा रोग, नेत्र के रोग हो गए, मुख के रोग हो गए। नेत्रों के भी रोग अक्सर हो जाते हैं। आपने देखा है कि लोगों के आंखों से कीचड़, जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी होती है ना, वो कई रूपों में निकलती है। मुंह से कफ के द्वार निकलती है, मूत्राशय के द्वार निकलती है ना, या मोशन के थ्रू निकलती है। ऐसी आंखों से कीचड़ आते हैं तो वो भी एक हमारी गंदगी है जो निकलती है। तो नेत्र के रोग होते हैं। ऐसे ही रोग होते हैं हमारे, जैसे मैंने कहा मुख के रोग। मुख, अब ये बात सबसे ज्यादा सबको समझने वाली बात है, ये जो मैं बताने वाला हूं, मुख का रोग। आप जितना मर्जी अच्छा भोजन बना लेना, जितना मर्जी अच्छा अपने आगे भोजन रख लेना, और जितना अच्छी भोजन खाने के प्रयास कर लेना, अगर आपका ये मुख द्वार, ये भोजन को प्रवेश करने का पहला द्वार है, अगर यही आपका साफ सुथरा नहीं है, तो जितना मर्जी अच्छा भोजन आप लेके आए और खाएं, आपके शरीर के लिए वो लाभदायक नहीं होगा। क्योंकि जो मुख का द्वार है ना, वही आपका गंदा है। तो जब आप खाना अच्छा लेके आए, मुख में रखा, और मुख के अंदर आपके बैक्टीरिया, वायरस हैं, तो फिर वो खाना भी
वैसा ही बैक्टीरिया वायरस वाला ग्रस्त होके ही अंदर जाएगा। तो मुख का जो द्वार है ना वो भी हमारा साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हमारे मसूड़े स्ट्रांग होना चाहिए, हमें खाने को खूब अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, हमारी लार अच्छी बननी चाहिए, तो हमारा जो खाना है वो भी अच्छा बन के ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। ऐसे ही हमारा होता है अगला यौन रोग होता है। आज की पीढ़ी, बहुत सारी ऐसी पीढ़ी है जो यौन रोगों से ग्रस्त है। वो यौन रोग से कम, मतलब उसकी टेंशन कम है, यहाँ जो तनाव हो रहा है उनके ना, वो बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो उसने एक बीमारी से और बाकी बीमारियों को जन्म दे दिया है। तो ऐसे यौन रोग और बहुत सारे रोग हैं जो अलग अलग तरह के, ज्वर रोग है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिससे भी आपके शरीर को तकलीफ हो, जिसके लिए भी आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़े, बार बार दवाइयां खाने पड़े, वो सारे के सारे रोगी हैं। कौशल जी, हम रोग तो अब समझ गए, लेकिन शुद्धि आयुर्वेदा के हिम्स में उपचार कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताना चाहूंगा, आचार्य मनीष जी बहुत समय से बहुत प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो भी, जिन लोगों को बीमारियां हो चुकी हैं और जो बीमार होने वाले हैं, सब तक वो ऐसी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो लोग उन बीमारियों से बच जाए, उनका जो शरीर परेशान है वो बच जाए, उनका जो पैसा फालतू लग रहा है वो बच जाए, उनका परिवार दुखी हो रहा है वो बच जाए। तो वो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं आचार्य जी। और आचार्य जी ने एक मुहिम छेड़ी हुई है। उन्होंने बहुत समय से पहले छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाए थे, आज हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। देश में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो उनमें जो हिम्स हॉस्पिटल है हमारे, उन हिम्स हॉस्पिटल्स में सबसे पहले हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। वैसे तो इंटीग्रेटेड है, मतलब हम कोशिश करते हैं कि लोगों को सब तरीके से उसका इलाज करें, वो ठीक हो जाए, क्योंकि मोटिव है हमारा कि सामने वाला पर्सन जो हमारे पास चल के आया है या जिसने हमें बताया है उसका इलाज होना चाहिए, और अगर वो इलाज हो जाए तो भविष्य में कभी बीमार ना पड़े। तो आचार्य जी का पहला मोटिव तो यही है कि कोई भी अगर व्यक्ति बीमार है तो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आके वो नेचुरल तरीके से ठीक हो। अब करते कैसे इलाज है? हम कोशिश करते हैं इलाज करने की कि एक तो हम उसको प्रकृति से जोड़ दें जी, दूसरा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी भोजन की जी, हम उसको सही भोजन से जोड़ दें, तीसरा हम कोशिश करते हैं उसको सही ट्रीटमेंट से जोड़ दें। मतलब ट्रीटमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो उसको सही मात्रा में सही तरीके से मिले, उसके किसी और ऑर्गन को हार्मफुल ना हो। जैसे अक्सर हमने सुना है कि हम किसी एक बीमारी के लिए कोई एक दवाई खाते हैं, वो दवाई तो बढ़ जाती है लेकिन उस बीमारी का उपचार नहीं होता सही तरीके से, और जब उपचार नहीं होता है तो कोई और ऑर्गन भी उसमें ग्रस्त हो जाता है किसी और बीमारी से। जैसे किडनी की बीमारी है तो मैं अगर किडनी के लिए बीपी हाई या लो जो भी होता है उसके लिए कोई गोली खा रहा हूं, तो गोली खाते खाते वो गोली एक ही दो हो जाएगी, और साथ ही साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, लंग्स की भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो हिम्स हॉस्पिटल में हम ये कोशिश करते हैं, आचार्य मनीष जी की डॉक्टर्स की टीम के डॉक्टर्स ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जो भी आता है किसी बीमारी से ग्रस्त होके, उसकी चाहे वो क्रॉनिक डिजीज हो, चाहे उसकी नॉर्मल डिजीज हो, चाहे वो बीमारी की शुरुआत हो, हम उसको नेचुरल प्रकृति से जोड़ते हैं, हम उसको उसके भोजन से जोड़ते हैं जो सही भोजन है, हम उसको सही ट्रीटमेंट से जोड़ते हैं। तो हम जैसे हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स में हम क्या करते हैं, उनको सनलाइट देते हैं। अब सनलाइट का सबको पता नहीं है कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। सनलाइट को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका हमारे यहाँ बताया जाता है। कैसे हम जो हमारा हॉट वाटर इमर्शन है, मतलब हम पानी को गर्म करवा के उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके, हम जो भी बीमार व्यक्ति है खासतौर से किडनी वाला, उसको हम क्या करते हैं, उसमें घुटनों तक पानी को डुबो के रखते हैं 40 डिग्री में। तो हम उनको ये सिखाते हैं कि कैसे करके आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में सारे प्रोटोकॉल्स को नेचुरल तरीके से फॉलो किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति की बीमारी आज जो है वो खत्म हो जाए और जड़ से खत्म हो, भविष्य में दोबारा ना हो। और हमारा सबसे बड़ा मोटिव, आचार्य जी का सबसे बड़ा मोटिव शुद्धि हिम्स में यही रहता है कि हम लोगों की बीमारी ठीक करने के साथ साथ उनको ये शिक्षा दे दे, एजुकेशन दे दे कि वो कभी भविष्य में बीमार पड़े ही ना।
उनके आस पड़ोस के लोग भी कभी बीमार ना पड़े, परिवार के लोग बीमार ना पड़े। कौशल जी, मैंने यही सुना है आचार्य जी ना कई बार बताते हैं कि स्वयं का डॉक्टर खुद बने, वो कैसे बने? हाँ, स्वयं का डॉक्टर कैसे बने हम? देखो ये बहुत अच्छी बात है और ये भी हमारी एक मुहिम का हिस्सा है। जी जी। और हमारा स्लोगन भी है कि अपना डॉक्टर स्वयं बने। स्वयं बने। तो अपना डॉक्टर स्वयं बनने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि जब आपको कोई बीमारी है और वो बीमारी ठीक हो गई है, तो उस बीमारी के ठीक होने, मतलब जब से आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और जब तक आपका ट्रीटमेंट चला, तब तक के दौरान में जो कुछ आपको बताया गया था करने के लिए, वो सब आप सीख जाए। तो हम वहां पे एक इंस्टीट्यूट तरीके का भी चलाते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट का मेरे कहने का मतलब है कि आप बीमारी का इलाज कराते कराते सीख भी जाए, है ना, कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितने समय खाना है, कैसे खाना है ना, क्या मेरे शरीर के लिए फायदेमंद है। सही मात्रा तो में। जब आप एजुकेट हो जाएंगे उसके बारे में, तो आप उसी तरीके का जीवन पर्यंत इस्तेमाल करते रहेंगे और कभी बीमार ना पड़ेंगे, ना पड़ने देंगे। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप बीमार ना हो, ना होने दो। आपका जो पैसा है जो विदेशों में जा रहा है या बेफिजूली में खर्च हो रहा है, वो बच जाए, आपके पास रहे, आपके परिवार में रहे। आप उस पैसे का परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपना घर बनवाने के लिए, मतलब सही जगह पे इस्तेमाल करें, जिससे आपके परिवार में सुख आए, शांति आए, संपन्नता आए, समृद्धि आए। ये बात तो जी आपने कमाल कह दी। अब इसी बात से ना एक सवाल निकल के आया कि किसी को जुड़ना है हिम्स हॉस्पिटल से, तो कैसे जुड़े? बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई भी हमारे हिम्स हॉस्पिटल से जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। जुड़ने के लिए मैंने जैसे अभी शुरुआत में ही जब हमने अपना पॉडकास्ट शुरू किया था, तो उसी में हमने पहला सवाल किया था कि बीमार हो चुके हैं या बीमार होने वाले हैं। तो जुड़ने के लिए ये दोनों सवाल भी बहुत अच्छे हैं। अगर हो चुके हैं तब भी जुड़ जाइए आप हमारे साथ। हमें विश्वास है, आपको भी विश्वास बनाना है कि हम ठीक हो सकते हैं, और हमें विश्वास है कि हम नेचुरल तरीके से आपकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप बीमार होने वाले हैं तब भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपकी बीमारी को बीमार होने से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको बीमार होने से रोकेंगे, आपको बीमार नहीं होने देंगे। वो भी आपने विश्वास बना के रखना है, और हमारा विश्वास है कि आप बीमार होने से बच जाएंगे। अब आपने जुड़ना कैसे है? जुड़ने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे सर्च इंजन्स पे आप हमारे तरह तरह के वीडियोस आते होंगे। लोग खुद से वीडियो बनाते हैं, जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त थे, उन्होंने हमारे साथ जुड़ने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने खुद अपनी वीडियो बनाई और वीडियो वो आपने देखी होगी। तो जुड़ने का तरीका ये है कि पहले सवाल मेरा ये होगा उन लोगों से जो भी जुड़ना चाहता है, क्या वो बीमार है? अगर बीमार है तो भी वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारी स्क्रीन पे भी एक नंबर चल रहा है, आप उस नंबर को देख लें, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। और उस नंबर पे जब कांटेक्ट करेंगे तो हमारे जो भी हेल्थ काउंसलर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपकी कॉल पिक करेंगे, और कॉल पिक करते हुए वो आपसे तसल्ली से बात करेंगे। और सबसे पहली बात, वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये प्रार्थना कर रहा हूं मैं आपसे, जब आप अपनी डिटेल्स बताएं तो बिल्कुल फ्री माइंड होके बताएं। मतलब आपने एक भी डिटेल्स को छुपाना नहीं है। आपने ऐसे समझ लिया, अगर आप किसी बीमारी को छुपा रहे हैं, किसी डिटेल्स को छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी गंभीर बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आ जाओ। डॉक्टर से कभी भी कोई बीमारी, कोई डिटेल्स छुपानी नहीं चाहिए। अगर आप सही तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, आपकी बात हो जाएगी डॉक्टरों से, लेकिन तसल्ली से बात करना, हड़बड़ाहट में बात नहीं करना। और जब तक आपको ना लगे कि मेरे सभी सवालों का आंसर मिल गया है, तब तक आप फोन काटना मत, अच्छे से उनसे बात करना, फिर हमारी संस्था से जुड़ना। और मुझे पूरा विश्वास है, आप किसी भी बीमारी से, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, आप हमसे जुड़ेंगे, आपको सही इलाज मिलेगा, सही शिक्षा मिलेगी, भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, लोगों को बीमार पड़ने भी नहीं देंगे। बस लोगों को बीमार नहीं पड़ने देंगे, यही हमारे साथ जुड़ना है आपका। यही हमारे देश के लिए है, यही हमारे विश्व के लिए है। हम बार बार कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, इसी तरीके से विश्व का कल्याण होगा। कौशल जी, इसी बात से एक सवाल आ गया है। कुछ लोग सोचते हो कि कैंसर है, लिवर का डिसीज है, हार्ट का डिसीज है, इनफर्टिलिटी है, क्या इन सब का भी इलाज हो सकता है? बिल्कुल, ये आपकी अगर बीमारी शुरू हुई है तब भी इलाज है हमारे पास। अगर आपकी ये बीमारी क्रॉनिक बीमारी बन चुकी है, वैसे तो देखो मैं सबको बोलूंगा, हमें किसी भी चीज को करने के लिए ना वक्त रहते आना चाहिए।
आप अगर हमारे हिम्स में आना चाहते हो तो वक्त रहते आइए, मतलब अगर समय निकल जाता है, आप बोलो कि भाई अभी तो डॉक्टर से मिल के आए आप, उन्होंने बोला 4 दिन का समय बचा है, 4th स्टेज चल रही है, अब आप 4th स्टेज पे हमारे पास आ रहे हैं, इलाज करेंगे हम, ऐसा नहीं है इलाज नहीं करेंगे, बट आप तब आ रहे हैं, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, मतलब अंत समय में। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे, हमें विश्वास है कि हम अंत समय में भी आपका साथ देंगे और अंत समय को लॉन्ग समय बनाएंगे, अंत समय नहीं बनने देंगे। तो आप किसी भी बीमारी का, कोई भी पेशेंट है, अगर किसी डॉक्टर ने ये कह दिया कि इसका इलाज संभव नहीं है, किसी डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो आपके चंद दिन बचे हैं, कोई डॉक्टर कहता है कि भाई नहीं इसके लिए तो आपको ये थेरेपीज करानी पड़ेंगी, आपको जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो आप एक बार सही तरीके से सही आयुर्वेद में और शुद्धि आयुर्वेद में हिम्स हॉस्पिटल में आप जुड़ जाइए। मुझे लगता है जब आप जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में बीमारियों का इलाज हो सकता है। आज तक हम भ्रम में थे, आज तक हम चिंता में थे, आज तक हम टेंशन में थे, तनाव में थे, और हम सोचे जा रहे थे कि इसका इलाज नहीं होगा, उसकी वजह से और बीमार पड़े जा रहे थे। तो आज आपके पास मौका है, आप आइए, जुड़िए और अपनी बीमारी को इलाज कराइए। एक और बात कहना चाहूंगा मैं आपको, अगर आप जितने भी मेरे व्यूवर्स अभी दर्शक देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनकी कभी भी आज तक अगर आचार्य जी से बात नहीं हो पाई है, उनको लगता है कि उनके कोई सवाल थे और वो डायरेक्टली आचार्य जी से बात करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई, तो आज आपके पास एक मौका है। मैं आपको बता दूं, हमारे वेबिनार होते हैं, जिस वेबिनार में आचार्य जी खुद जुड़ते हैं, और वो उस वेबिनार में हजारों लोग जुड़ते हैं जो अपने सवाल करते हैं, अपने सवालों के बारे में पूछते हैं, और वहां पे हमारे डॉक्टर्स की टीम भी बैठी होती है, वो भी आपको उसी टाइम पे डायग्नोज करती है, सही तरीके से एग्जामिनेशन करती है और फिर आपको बताती है। तो उस टाइम पे आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जो मैंने अभी आपको बताया था नंबर, इस वाले नंबर पे आप कॉल कर लेना, स्क्रीन पे भी ये नंबर चल रहा है, इस पे आप कॉल कर लेना, तो आप उसमें जुड़ के अपने सवालों को पूछ सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको आचार्य जी के द्वारा आपके हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर बीमारी के इलाज का समाधान मिलेगा। बस आप जुड़े, एक कदम बढ़ाए, आचार्य जी आपके साथ 100 कदम बढ़ाएंगे और आपको सही तरीके से बीमारियों का जो उपचार है वो भी मिलेगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस वेबिनार की कोई कॉस्ट नहीं है, बस आपको जुड़ना है। जुड़ने के लिए क्या करना है, जो मैंने अभी आपको नंबर बताया और ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करनी है। हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप है व्हाट्सएप का, उससे आप जुड़ जाएंगे, उसी में आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे, उस लिंक को ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली, हमारी जो टीम है वो आपको जोड़ देगी वेबिनार से, आप डायरेक्टली आचार्य जी से बात कर सकते हैं। लिंक भी आपको 2 जाएंगे, एक तो वेबिनार से जुड़ने का जाएगा, एक लिंक जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ठीक हुए हैं, उनका खुद का इंटरव्यू है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया कौशल जी। कौशल जी, एक चीज और बता सकते हैं कि किस बीमारी की कितनी % है, कोई आंकड़ा स्पेसिफिक है ऐसा? मैं कुछ बीमारियों को बता देता हूँ, जैसे किडनी की बीमारी है जी, तो लगभग मैं पूरे विश्व की अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं मैं, तो लगभग 85 करोड़ किडनी के पेशेंट हैं जिनको किडनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारी है, और लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो क्रॉनिक किडनी की बीमारी है, जिनको किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी का ट्रांसप्लांट के लिए है, तो कुछ ऐसे हैं। ऐसे ही कैंसर के लगभग मेरे हिसाब से 10 करोड़ के आसपास हैं लोग जो कैंसर से ग्रस्त हैं। मैं अगर बात करूं तो 90 लाख के समथिंग तो लोग उसमें सीरियस जा चुके हैं, मतलब डेथ हो चुकी है उनकी कैंसर के। अगर वो भी, मैं तो कहूंगा कि पता नहीं कौन सा वो समय था, अगर उन लोगों को जानकारी मिल जाती हिम्स हॉस्पिटल की तो शायद हम उनके लिए कुछ कर पाते, आचार्य मनीष जी की टीम कुछ कर पाती, हम कुछ ना कुछ तो जरूर करते। शायद आंकड़ा कुछ और होता, कुछ और आंकड़ा होता, कम होता, ज्यादा तो नहीं होने देते, कम ही होता। कौशल जी, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, हमने सुना है कि उनको किडनी की समस्या है, तो वो कितने समय से समस्या है, और हमने सुना है कि मॉडर्न पैथी से वो उपचार भी करवाते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही, हाँ सुतोष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो हमारे लिए तो वैसे तो एक तरीके के अवतार हैं। अवतार मतलब कुछ लोग अब इसको मानने लग जाएंगे कि भगवान से जोड़ रहा हूँ मैं जी, भगवान है, वो धरती पे आए हुए हैं। अवतार इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि भगवान से हम सब लोग जुड़ते हैं ना,
तो हमारे तार जुड़ जाते हैं जी। तो अब तार मतलब अब सब पूरे विश्व के लोगों के तार जुड़ चुके हैं उनसे, तो इसीलिए वो अवतरित हैं, अवतार हैं। जी। ठीक है, और अवतार हम इसलिए भी मान रहे हैं उनको क्योंकि जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो सटीक ज्ञान है। मतलब वो चाहे युवा हो, बाल्यावस्था हो, आपकी किशोर अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, सबको भा रहा है वो ज्ञान। मतलब सबको पसंद आ रहा है, सबको लग रहा है कि वाकई में यही सही ज्ञान है ना। तो वो प्रेमन जी महाराज हैं, और जैसे आपने बताया कि वो कितने समय से, जितना मैं पॉडकास्ट में उनकी वीडियोस को देखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे मिलने का मौका तो मिला नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर से मेरी इच्छा यही है कि मुझे मिलने का मौका मिले। हमने सुना है वो 20 साल से लगभग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं किडनी का। किडनी उनकी फेल हो चुकी है। 20 साल तो सब काफी लंबा टाइम। तभी मैंने अवतार कहा उनको कि एक लंबे समय से वो जूझ रहे हैं, और उसके बाद भी वो हम सब लोगों को अपना ज्ञान दे रहे हैं, और हम सबको अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सही जीवन शैली से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉडर्न पैथी का, जैसे आपने कहा, वो मॉडर्न पैथी से इलाज करा रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगा प्रेमानंद जी महाराज से कि हमारी जो मॉडर्न पैथी की हम बात कर रहे हैं, एक बार आयुर्वेद में ज़रूर आए वो, और वो भी जानते हैं ये चीज़ कि आयुर्वेद ही हमारी हम प्राचीन पद्धति है, और इस आयुर्वेद पद्धति से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। कुछ दिन पहले ही मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें वो लक्ष्मण जी की बात कर रहे थे, जब वो मूर्छित पड़े थे तो कैसे संजीवनी बूटी के द्वारा वो ठीक हुए। तो वो संजीवनी बूटी ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आयुर्वेद से तो ऑटोमेटिकली हम जुड़ गए। तो मैं प्रेमन जी महाराज से कहूँगा कि एक बार हमें भी मौका दे सेवा करने का, और हम चाहेंगे कि नेचुरल तरीके से उनकी किडनी का ट्रीटमेंट हो, और वो ये 20 साल से अभी तक जूझ रहे हैं, और अच्छा है, वो अभी हेल्दी है, और ईश्वर से कामना करेंगे कि वो हजारों साल तक ऐसे ही स्वस्थ रहें, और हम सब लोगों को ज्ञान देते रहें। और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो एक बार जरूर जुड़े आयुर्वेद से, हमारे शुद्धि हिम से जुड़े, और हम पूरी सेवा करने का मौका दें हमें, और हम पूरी तन मन धन से उनकी सेवा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो उनकी किडनी की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाए, और भविष्य में उनको भी और किसी को भी ना हो। कौशल जी, इसी बात से मैं पूछना चाहूँगा कि भारत में कितने हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, कुछ के नाम बताएंगे प्लीज आप। आशुतोष जी, जैसे आपने पूछा कि कितने हमारे पूरे भारत में हॉस्पिटल्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग हमारे 140 से अबव हमारे हॉस्पिटल्स और डे केयर और क्लिनिक्स हैं, जिसमें से लगभग 50 से 55 तो हमारे हॉस्पिटल ही हैं। जिसमें सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल है शुद्धिग्राम हॉस्पिटल, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारा। यहाँ पे हर बीमारी का इलाज होता है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, सब बीमारियों का इलाज होता है। और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये लगभग हमारा 3000 बेड का हॉस्पिटल है। और दूसरा हमारा हॉस्पिटल है डेराबसी में, डेराबसी चंडीगढ़ में, जहाँ पे ये भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, 100 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें भी हमारे पास बहुत दूर दूर के जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं। ऐसे ही हमारा एक हॉस्पिटल है पंचकुला हॉस्पिटल, यहाँ पे हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं, हार्ट के पेशेंट आते हैं, लीवर के पेशेंट आते हैं। ये पंचकुला हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है। कुरुक्षेत्र में हमारा हॉस्पिटल है, नवी मुंबई में हमारा हॉस्पिटल है। तो आप जो भी पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज है, तो जिन मैंने 5-6 हॉस्पिटल्स के नाम बताए हैं, आप इनमें आके जुड़ सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इनसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसी नंबर पे कॉल कर लेना। हमारे हेल्थ काउंसलर डॉक्टर्स कॉल पिक करेंगे, आपसे बात करेंगे, तसल्ली से आपको गाइड कर देंगे कि आप कहाँ पे जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं, कहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। कौशल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आयुर्वेद को लेकर कई बार टीवी पे कुछ ना कुछ बात बताते रहते हैं, कोई पॉडकास्ट भी करते हैं, और रेडियो पे जो प्रोग्राम चलाते हैं मन की बात, उस पर भी बात करते हैं आयुर्वेद को लेकर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं क्या, पूरे देश के सभी लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि हमें भारत का पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमारी हेल्थ के बारे में भी सोचता है ना। उन्होंने आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया है, और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का मतलब सिर्फ उनको आयुर्वेद को बढ़ावा देना नहीं था, उनको आयुर्वेद को बढ़ावा देने का मतलब है कि आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी बढ़ावा देना। आयुर्वेद डॉक्टर्स को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रकृति को भी बढ़ावा देना, क्योंकि जड़ी बूटियां कहाँ से आती हैं, प्रकृति से ही आती है ना। तो मैं तो कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, और उन्होंने बहुत बार बहुत सारे,
चैनल्स पे बहुत बार बोला है, कई बार तो कई स्टोरीज उन्होंने सुनाई है कि कैसे आयुर्वेद से जुड़ के किसने किस तरीके से अपनी जो आंखों की रोशनी चली गई थी उसको कैसे वापस लेके आए, है ना, वो उन्होंने बताया। तो मैं आयुर्वेद के लिए ही प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि और बढ़ावा दे और आयुर्वेद को आगे बढ़ाए। कौशल जी, एक बात और बताइए, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, ये हमने बचपन से सुना है, तो बिल्ली ऐसी क्यों है? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। दूध पीने से विकास होता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन विकास कब होता है? जब आप अपनी माँ का दूध पीते हैं। जी, जो भी प्राणी है जब तक अपनी माँ का दूध पीता है, और उसका भी एक समय निर्धारण होता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल समय होता है, जब तक वो दूध पीते हैं तब तक हमें हमारे शरीर के लिए वो दूध पौष्टिक आहार है, उसमें सारी चीजें हमें मिलेंगी, उससे हमारे शरीर का विकास होगा। वरना तो बिल्ली तो हमेशा ही दूध पीती है, वो आज तक उसका विकास तो हुआ नहीं, वो तो वैसी की वैसी है। हाँ जी। तो कहने का मतलब है दूध एक समय अवधि के लिए बना हुआ है, और वो भी सिर्फ माँ का दूध। कोई भी जानवर ले लीजिए आप, वो जानवर हमेशा अपनी माँ का दूध कुछ समय तक पीता है, उसके बाद छोड़ देता है, उसके बाद वो दोबारा दूध नहीं पीता। एक इंसान ऐसा प्राणी है जो बाकी प्राणियों का दूध पीता है, और ये सोच के पीता है कि मेरे शरीर का विकास होगा। अगर आपको पहलवान बनना है, मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको चर्बी बढ़ानी है तो आप दूध पियो, अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आप दूध पियो, अदरवाइज तो आप दूध को इस्तेमाल मत करो। और वैसे भी अब के दूध का तो इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, क्योंकि अब का दूध बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजों से मिला हुआ है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो आपकी बॉडी में कैंसर बना सकते हैं, तो आपको उनसे बचना है, आपने उस दूध को नहीं पीना है। आज कौशल जी ने जो बातें बताई, आई होप आप लोगों के दिल और दिमाग में बात छा गई हो और ये छप गई हो। तो अब हम कौशल जी से लास्ट स्टेटमेंट लेते हैं। कौशल जी, एक शॉर्ट एंड कंसाइज में आपका एक मैसेज देश के युवाओं को, देश के बुजुर्गों को आयुर्वेद से लेकर। देखो, जब हमारी बात हो रही थी तो बात में मैंने आपको एक बात बताई थी, सब युवाओं के लिए एक बात बताई थी कि आप कुछ भी खाते हो ना, सबसे पहले उसमें ये ढूंढना है कि उससे आपके शरीर को क्या फायदा मिलने वाला है, कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो एक तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरा, किसी भी बीमारी का आपने इलाज करना है तो आचार्य मनीष जी एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, रोगाणाम निदानम कुपिता मला। आपके शरीर में जितने भी रोग हैं उन सबको अगर आप खत्म करना चाहते हो तो अपने शरीर के अंदर से जितनी भी गंदगी है, कुपित मल है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, उस सबको निकाल के बाहर फेंक दो, आप स्वस्थ हो सकते हो। बस मेरा यही सबसे कहना है। धन्यवाद कौशल जी, धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम जी, सेम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हम मिलते हैं अगले पार्ट में, कौशल जी को दोबारा बुलाएंगे और उनसे ढेर सारा ज्ञान लेंगे। थैंक यू।